हेलो गाइज, ए प्लस प्रतिभा क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। और आज हम क्या पढ़ेंगे? आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान की हस्तकला। टॉपिक का नाम राजस्थान की हस्तकला है। तो देखिए, जो हाथ से बनाई जाने वाली कला होती है वो क्या कहलाएगी? हस्तकला। नोट कीजिए, हाथ से बनाई गई कला। तो हस्त का मतलब क्या होता है? हस्त का मतलब ही हाथ होता है। तो हाथ से बनाई गई जो बनाई गई कला है वो क्या हस्तकला कहलाएगी। नेक्स्ट देखिए, भारत में सर्वाधिक हस्तकला का कार्य कहाँ होता है? राजस्थान। कहाँ होगा? राजस्थान में होता है, इसलिए राजस्थान को हस्तकला का खजाना कहते हैं। तो ये बात चाहो तो आप नोट कर सकते हो, चाहो तो नोट कर लो, वरना ये इतनी आवश्यक नहीं है। पता है भारत में सर्वाधिक हस्तकला का कार्य कहाँ? राजस्थान। लिख लीजिए फिर भी, भारत में हस्तकला का कार्य सर्वाधिक कहाँ? भारत में राजस्थान। भारत में राजस्थान। तो राजस्थान को हस्तकला का खजाना भी कहते हैं। लिखिए, हस्तकला का खजाना। हस्तकला का खजाना लिखिए, राजस्थान। हस्तकला का खजाना राजस्थान को कहते हैं। तो देखिए, हाथों से बनाई जाने वाली कला क्या कहलाती है? हस्तकला कहलाती है। भारत में हस्तकला का जो सर्वाधिक अधिक कार्य है वो राजस्थान में होता है। हस्तकला का खजाना किसे कहते हैं? राजस्थान को हस्तकला का खजाना कहते हैं। तो राजस्थान में भी एक क्षेत्र है, एक स्थान है, वो कौन सा है? जोधपुर का बोरानाड़ा। तो लिखिए, ये एक बार देख लीजिए, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए, ये बात यहाँ से आपको नोट करनी है। राजस्थान में हस्तकला का प्रमुख केंद्र जोधपुर का बोरानाड़ा है। तो लिखिए, राजस्थान में, लिखिए, राजस्थान में हस्तकला का प्रमुख केंद्र, लिखिए, जोधपुर। और जोधपुर में स्थान कौन सा है? बोरानाड़ा। तो जोधपुर में कौन सा स्थान है? बोरानाड़ा है। तो राजस्थान राज्य सरकार द्वारा सर्वाधिक विदेशी मुद्रा हस्तकला से ही प्राप्त होती है। हस्तकला में हीरे और जवाहरात भी होती हैं। तो हस्तकला में क्या? हीरे और जवाहरात से विदेशी मुद्रा सर्वाधिक प्राप्त होते हैं। लिखे, राजस्थान राज्य सरकार को, लिख लीजिए, राजस्थान राज्य सरकार को सर्वाधिक विदेशी मुद्रा हस्तकला से प्राप्त होती है। हस्तकला से प्राप्त होती है। तो किससे प्राप्त होगी? हस्तकला से सर्वाधिक मुद्रा प्राप्त होती है। और हस्तकला में हीरे और जवाहरात से होती है। हस्तकला में अगर पूछ लिया जाए कि हस्तकला में से तो होती है, लेकिन क्षेत्र कौन सा है? तो हीरे और जवाहरात का क्षेत्र है। हीरे और जवाहरात से सर्वाधिक आमदनी होती है किसे? राज्य सरकार को। तो देखिए, राजस्थान की पहली औद्योगिक नीति जो है वो कब? 1938 ईस्वी में अपनाई गई। और इस समय राजस्थान के जो मुख्यमंत्री थे वो बताइए कौन थे? तो मुख्यमंत्री भैरव सिंह थे, भैरव सिंह शेखावत। तो उस समय भैरव सिंह शेखावत का जो संबंध है वो किससे था? जनता पार्टी से था या भारतीय जनता पार्टी से था। उसकी स्थापना कब हुई थी? 6 अप्रैल 1990। वो हमें आगे बात करेंगे। 6 अप्रैल 1980 में हुई थी। सॉरी, ये कब हुई थी? 6 अप्रैल 1980 में हुई थी। तो देखिए, ये सारी बातें हम नोट करेंगे। 1978 और ये क्या? 1980। तो चलिए, ये समझ में आ गया होगा। राजस्थान में हस्तकला का प्रमुख केंद्र जोधपुर बोरानाड़ा। राजस्थान राज्य सरकार को सर्वाधिक जो विदेशी मुद्रा है वो हस्तकला से प्राप्त होती है। और हस्तकला में भी किससे प्राप्त होती है? हीरे
जवाहरात से। नेक्स्ट देखते हैं, तो देखिए राजस्थान की पहली औद्योगिक नीति लिखिए। राजस्थान की प्रथम औद्योगिक नीति, प्रथम औद्योगिक नीति कब 1978 ईस्वी में अपनाई गई? कब 1978 ईस्वी में अपनाई गई। तो इस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? भैरव सिंह शेखावत। लिख लीजिए, इस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री, राजस्थान के मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत थे। भैरव सिंह शेखावत कौन थे? भैरव सिंह शेखावत थे। तो उस समय भैरव सिंह का संबंध किससे था? जनता पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी से। लिखिए, उस समय भैरव सिंह का संबंध, देखिए पूछा नहीं जाता, लेकिन अगर हमें यही नहीं पता होगा, हम पढ़ क्या रहे हैं, ये चीज है क्या, आखिर हस्तकला है कि, इसके बारे में बातें नहीं पढ़ेंगे तो हमारा टॉपिक समझ में नहीं आएगा। इसलिए साथ साथ नोट कर लीजिए, उस समय भैरव सिंह का संबंध जो था वो किससे था? भारतीय जनता पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी से था। तो भारतीय जनता पार्टी की जो स्थापना है वो कब हुई? लिख लीजिए, ये भी साथ साथ 6 अप्रैल 1980। लिखिए, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब? 6 अप्रैल 1980 को हुई। कब हुई? 6 अप्रैल 1980 को। तो पहली जो औद्योगिक नीति के तहत भी हस्तकला का कार्य किया गया था। पहली औद्योगिक नीति थी, उसमें भी सबसे पहला कार्य कौन सा किया गया? हस्तकला का किया गया। तो ये बात चाहो तो नोट कर सकते हो। पहली औद्योगिक नीति के, लिखिए, पहली औद्योगिक नीति के तहत भी हस्तकला का कार्य किया गया। हस्तकला का कार्य किया गया। किसका कार्य किया गया? हस्तकला का। तो एक बार फिर से इसे रिवाइज कीजिए ताकि याद हो जाए। तो प्रथम, राजस्थान की प्रथम औद्योगिक नीति 1978 में अपनाई गई। कब अपनाई गई? 1978 में। तो इस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन? भैरव सिंह शेखावत थे। तो उस समय भैरव सिंह शेखावत का संबंध भारतीय जनता पार्टी से संबंध था। तो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब? 6 अप्रैल 1980। कब है? 6 अप्रैल 1980। नेक्स्ट देखिए, पहली औद्योगिक नीति के तहत भी किसका कार्य किया गया? तो पहली जो औद्योगिक नीति थी उसके तहत भी हस्तकला का कार्य किया गया। नेक्स्ट देखिए, ये साथ साथ नोट करते रहिए। नेक्स्ट देखिए, तो हमने बात कर ली है पहली औद्योगिक नीति हस्तकला के तहत किसका कार्य किया गया? हस्तकला का कार्य किया गया, पहली औद्योगिक जो नीति थी उसके तहत। नेक्स्ट देखिए, 1991 ईस्वी में दूसरी औद्योगिक नीति के तहत राजस्थान में 3 शिल्प ग्रामों की स्थापना की गई। कितने? 3। तो लिखिए, 1991 ईस्वी को। कब? 1991 ईस्वी को दूसरी औद्योगिक नीति राजस्थान में क्या किया गया? राजस्थान में 3 शिल्प ग्रामों की स्थापना की गई। लिखिए, 3 शिल्प ग्रामों की स्थापना की गई। तो 1991 ईस्वी को दूसरी औद्योगिक नीति के तहत राजस्थान में क्या किया गया? तो ये किया गया कि 3 शिल्प ग्रामों की स्थापना की गई।
तो देखिए, पहला हवाला शिल्पग्राम, दूसरा पाल और तीसरा जवाहर कला केंद्र। तो एक एक करके इनको पढ़ते हैं। पहले ये बात नोट कर लीजिए, 1991 ईस्वी को दूसरी औद्योगिक नीति के तहत राजस्थान में 3 शिल्पग्रामों की स्थापना की गई। वो 3 शिल्पग्राम अभी पढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हेडिंग लगाइए हवाला शिल्पग्राम। नंबर 1 लगा लीजिए हवाला शिल्पग्राम। तो सबसे पहले स्थान लिखिए उदयपुर। स्थान कौन सा? उदयपुर। तो पिछोला झील के किनारे स्थित यह शिल्पग्राम राजस्थान का सबसे प्राचीनतम शिल्पग्राम है। लिखिए, पिछोला झील के किनारे स्थित लिख लीजिए। तो लिखिए पिछोला झील के किनारे। किसके किनारे? तो पिछोला झील के किनारे। नेक्स्ट क्या है? राजस्थान का सबसे प्राचीनतम शिल्पग्राम। लिखिए राजस्थान का सबसे प्राचीनतम शिल्पग्राम। प्राचीनतम शिल्पग्राम। नेक्स्ट देखिए, नंबर 2 क्या है? पाल शिल्पग्राम। लिखिए कौन सा है? पाल। स्थान कौन सा? जोधपुर। कौन सा स्थान है? तो स्थान है जोधपुर। तो देखिए, पहला कौन सा है? हवाला शिल्पग्राम। कौन सा है? हवाला शिल्पग्राम। स्थान कौन सा है? उदयपुर स्थित। कहाँ है? पिछोला झील के किनारे स्थित है। राजस्थान का सबसे प्राचीनतम शिल्पग्राम है। और दूसरा क्या है? पाल। स्थान की बात की जाए तो जोधपुर। नेक्स्ट देखिए, बात करते हैं तीसरा शिल्पग्राम। लिखिए जवाहर केंद्र जयपुर। पहले ये 2 नोट कर लीजिए। उसके बाद हेडिंग लगाइए जवाहर कला केंद्र। ये कहाँ है? जयपुर। जवाहर कला केंद्र कहाँ है? तो ये है जयपुर। तो देखिए, यह शिल्पग्राम राजस्थान का सबसे बड़ा है। तो सबसे पुराना हवाला और राजस्थान का सबसे जो बड़ा शिल्पग्राम है वो जवाहर केंद्र जयपुर। लिखिए राजस्थान का सबसे बड़ा शिल्पग्राम। शिल्पग्राम। तो देखिए, ये वर्तमान ये राजस्थान का प्राचीनतम कौन सा? याद कीजिए, कौन सा है प्राचीनतम? हवाला। पाल कहाँ है? जोधपुर। और सबसे बड़ा कौन सा है? तो बड़े की बात आ जाए तो जवाहर बड़ा है। ये याद रख लीजिए, कौन बड़ा है? जवाहर सबसे बड़ा है। तो वर्तमान में राजस्थान में सर्वाधिक जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है वो इसी शिल्पग्राम में आयोजित किए जाते हैं। ये सांस्कृतिक कार्यक्रम लिख लीजिए। वर्तमान में राजस्थान में सर्वाधिक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित कहाँ होते हैं? जवाहर केंद्र जयपुर। तो देखिए, इसका उद्घाटन की बात की जाए तो 1993 ईस्वी में तत्कालीन राष्ट्रपति कौन है? शंकर दयाल शर्मा ने किया था। कौन थे उस समय राष्ट्रपति? तो राष्ट्रपति थे शंकर दयाल शर्मा। लिखिए इसका उद्घाटन कब? 1993। कब किया गया? 1993
1993 किसके द्वारा राष्ट्रपति लिखे? कौन थे उस समय राष्ट्रपति? तो राष्ट्रपति थे शंकर दयाल शर्मा। लिखिए शंकर दयाल शर्मा। नेक्स्ट इसमें बात की जाए तो यह शिल्पग्राम का जो वास्तुकार है, वास्तुकार कौन था? आज भी उसे ही माना जाता है। कौन था वास्तुकार? चार्ल्स कोरिया नाम था उसका। तो लिखिए प्रमुख वास्तुकार। लिखिए प्रमुख वास्तुकार चार्ल्स कोरिया। कौन था? चार्ल्स कोरिया। तो देखिए जवाहर केंद्र जयपुर हम पढ़ रहे हैं, राजस्थान का सबसे प्राचीनतम है। तो सबसे प्राचीनतम तो हवाला सबसे बड़ा जवाहर केंद्र जयपुर। पाल कहाँ? जोधपुर। तो राजस्थान का सबसे बड़ा कौन है? जवाहर बड़ा है। तो वर्तमान में राजस्थान में सर्वाधिक जो सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होते हैं वो इसी में होते हैं। उद्घाटन 1993। राष्ट्रपति कौन था उस समय? शंकर दयाल शर्मा। प्रमुख वास्तुकार कौन है? चार्ल्स कोरिया। आगे इसमें बात देखते हैं, ये नोट कर लीजिए। तो देखिए बात की जाए 2013 की, तो 2013 में राजस्थान में 2 और शिल्पग्राम स्थापित किए गए। कौन कौन सा वो लिखेंगे? लिखिए 2013 में। लिखिए 2013 में राजस्थान में 2 और शिल्पग्राम स्थापित किए। शिल्पग्राम स्थापित किए। तो अजमेर में पुष्कर शिल्पग्राम और सवाईमाधोपुर में रामसिंहपुरा शिल्पग्राम। तो वर्तमान में राजस्थान में अगर बात की जाए वर्तमान की, तो कुल 5 शिल्पग्राम है। लिखिए अजमेर में पुष्कर शिल्पग्राम, अजमेर में पुष्कर शिल्पग्राम। नेक्स्ट देखिए आगे बात की जाए तो सवाईमाधोपुर में रामसिंहपुरा। लिखिए सवाईमाधोपुर में रामसिंहपुरा। सवाईमाधोपुर में कौन सा? रामसिंहपुरा। रामसिंहपुरा। तो वर्तमान में राजस्थान में कुल 5 शिल्पग्राम है। लिख लीजिए वर्तमान में राजस्थान में कुल 5 शिल्पग्राम है। कितने हैं? तो 5 है। 2013 में 2 और शिल्पग्राम स्थापित किए गए। अजमेर में पुष्कर शिल्पग्राम। कौन सा है? पुष्कर शिल्पग्राम। और सवाईमाधोपुर में रामसिंहपुरा शिल्पग्राम। और वर्तमान में राजस्थान में कुल 5 शिल्पग्राम है। नेक्स्ट देखिए बात करते हैं आगे। साथ साथ सुंदर सुंदर नोट्स बना लीजिए और समझ भी लीजिए। तो देखिए 1998 ईस्वी क्या है? 1998। तो 1998 की चौथी औद्योगिक नीति के तहत हस्तकला की जो क्षेत्रीय असमानता को कम करने, जो क्षेत्र के हिसाब से जो असमानता थी उसे कम करने का प्रयास किया गया। तो लिखिए 1998 ईस्वी की चौथी औद्योगिक नीति के तहत, औद्योगिक नीति के तहत हस्तकला की, लिखिए हस्तकला की क्षेत्रीय असमानता, क्षेत्रीय असमानता को कम करने का प्रयास किया गया।
कम करने का प्रयास किया गया। नेक्स्ट देखिए, बात की जाए नागौर के बड़ूगांव की, तो नागौर के बड़ूगांव में यूएनओ की सहायता से कसीदे की जूतियां बनाई जाती हैं। किसकी कसीदे की जूतियां कहाँ बनती हैं? तो लिख लीजिए, नागौर के बड़ूगांव में। लिखिए, नागौर के बड़ूगांव में। गांव कौन सा? बड़ूगांव में यूएनओ की सहायता से। किसकी सहायता से? यूएनओ की सहायता से कसीदे की जूतियां बनाई जाती है। कसीदे की जूतियां बनाई जाती हैं। तो देखिए, 1998 ईस्वी की चौथी जो औद्योगिक नीति के तहत हस्तकला का क्षेत्रीय असमानता दूर करने की कोशिश की गई है और नागौर के बड़ूगांव में यूएनओ की सहायता से कसीदे की जूतियां बनाई जाती हैं। किसकी जूतियां? कसीदे की जूतियां। नेक्स्ट बात करते हैं, अब पढ़ते हैं जो राजस्थान की प्रमुख हस्तकलाएं हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले नोट कीजिए थेवा कला। क्या नोट करना है? थेवा कला। तो देखिए, थेवा कला हेडिंग थेवा कला। तो देखिए, थेवा कला के बारे में, प्रतापगढ़ तथा काठल की प्रसिद्ध है। लिखिए, प्रतापगढ़ तथा काठल की प्रसिद्ध। प्रतापगढ़ तथा काठल की प्रसिद्ध है। तो जो प्रतापगढ़ के आसपास का क्षेत्र है, काठल क्षेत्र है, प्रतापगढ़ है, तो इसके प्रसिद्ध है कौन सी कला? थेवा कला। तो कांच पर सोने की अत्यंत बारीक एवं कलात्मक जो नक्काशी कार्य किया जाता है वो क्या कहलाता है? थेवा कला कहलाता है। तो इस कला के लिए प्रतापगढ़ का कौन सा एक परिवार प्रसिद्ध है? तो राज सोनी परिवार नाम है उस परिवार का। क्या नाम है? राज सोनी। तो देखिए, कांच पर सोने की अत्यंत बारीक। लिखिए, किस पर? कांच पर। लिखिए, कांच पर सोने की अत्यंत बारीक एवं कलात्मक नक्काशी का कार्य एवं कलात्मक नक्काशी का कार्य क्या कहलाता है? थेवा कला। क्या है? थेवा कला है। तो इस कला के लिए प्रतापगढ़ का राज सोनी परिवार प्रसिद्ध है। ये बात लिख लीजिए, इस कला के, किस कला के लिए? लिखिए, इस कला के लिए प्रतापगढ़ का राज सोनी परिवार प्रसिद्ध है। तो देखिए, प्रतापगढ़ तथा काठल की प्रसिद्ध है। थेवा कला पढ़ रहे हैं। कांच पर सोने की अत्यंत बारीक एवं कलात्मक नक्काशी का कार्य क्या है? थेवा कला कहलाता है। तो इस कला के लिए प्रतापगढ़ का जो वो राज सोनी परिवार प्रसिद्ध है। क्या है? राज सोनी परिवार प्रसिद्ध है। नेक्स्ट बात देखते हैं, इसमें थेवा कला ही पढ़ेंगे, थेवा कला की ही बातें देखेंगे आगे भी। तो देखिए, इस कला के लिए राज सोनी परिवार को लगभग 10 बार क्या मिल चुका है? राष्ट्रीय पुरस्कार। तो लिखिए, इस कला के लिए परिवार का नाम है राज सोनी।
राज सोनी परिवार को लगभग 10 बार राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुका है। से सम्मानित लिख लीजिए, किया जा चुका है। क्या किया जा चुका है? कम से कम 10 बार, लगभग 10 बार राष्ट्रीय पुरस्कार से राज सोनी जो परिवार है उसको सम्मानित किया जा चुका है। तो थेवा कला का जनक जो है नाथूजी सोनी था। लिखिए थेवा कला का जनक, लिखिए थेवा कला का जनक नाथूजी सोनी था। नाथूजी सोनी था। कौन था थेवा कला का जनक? तो नाथूजी सोनी। नेक्स्ट देखिए, थेवा कला में मुख्य रूप से हरे रंग का बेल्जियम कांच का प्रयोग किया जाता है। तो जो हार आते हैं, आभूषण है, उनमें भी ये नक्काशी की जाती है। तो थेवा कला में लिखिए सुंदरता के लिए, लिखिए थेवा कला में मुख्य रूप से कौन सा रंग? हरे रंग के बेल्जियम, हरे रंग के बेल्जियम का, कौन से कांच का? बेल्जियम कांच का प्रयोग किया जाता है। हरे रंग का जो बेल्जियम कांच होता है उसका प्रयोग किया जाता है। तो एक बार फिर से देखिए, इस कला के लिए प्रसिद्ध कौन सा परिवार है? राज सोनी परिवार। कौन सा? राज सोनी परिवार को लगभग 10 बार राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। तो थेवा कला का जनक नाथूजी सोनी था। थे से याद रह जाएगा, थेवा और नाथू। तो थेवा कला का जनक नाथूजी सोनी था। थेवा कला का जो मुख्य रूप से हरे रंग के बेल्जियम कांच का प्रयोग किया जाता है, इससे वो और अधिक सुंदर दिखे। नेक्स्ट देखिए, इसी में टॉपिक चेंज नहीं करना है। थेवा कला में आगे बातें देखिए। तो इस कला द्वारा जो सर्वाधिक स्त्रियों के आभूषण देवी देवताओं की मूर्तियों के लिए बनाए जाते हैं। देखिए इस कला द्वारा, इस कला द्वारा सर्वाधिक स्त्रियों के, लिखिए आभूषण एवं देवी देवताओं की मूर्तियां बनाई जाती हैं। क्या बनाई जाती हैं? मूर्तियां। तो इस कला में जो सर्वाधिक स्त्रियों के आभूषण बनते हैं, एक तो और एक देवी देवताओं की मूर्तियां बनती है। तो इस कला में कांच और सोने की कीमत कलाकार की होती है और इस कला में सोना कम एवं मेहनत अधिक होती है। लिखिए इस कला में कांच और सोने से ज्यादा, इस कला में कांच और सोने से ज्यादा कीमत किसकी होती है? कलाकार की। किसकी होती है? कलाकार की होती है। और इस कला में सोना कम व मेहनत अधिक होती है। लिख लीजिए ये बात, सोना कम एवं मेहनत अधिक होती है। तो एक बार फिर से देखिए इसको, इस कला द्वारा सर्वाधिक स्त्रियों के आभूषण एवं देवी देवताओं की मूर्तियां बनाई जाती हैं। इस कला में कांच और सोने से ज्यादा कलाकार की कीमत होती है। तो क्यों होती है? तो इस कला में सोना कम और मेहनत अधिक लगती है। नेक्स्ट बात देखिए इसमें,
नेक्स्ट देखिए, तो यह कला विश्व में केवल प्रतापगढ़ तक ही सीमित है। लिखिए यह कला विश्व में कहां तक? प्रतापगढ़ तक ही सीमित है। कहां तक सीमित है? प्रतापगढ़ तक ही सीमित है, क्योंकि यह कला केवल पुरुष प्रधान कला है। लिखिए क्योंकि यह कला पुरुष प्रधान कला है। लिख लीजिए पुरुष प्रधान कला है। कौन सी कला है? पुरुषों की प्रधानता है। तो लिखिए थेवा कला के लिए पहला राष्ट्रपति पुरस्कार किसे दिया गया था? लिखिए थेवा कला के लिए, लिखिए थेवा कला के लिए पहला राष्ट्रपति पुरस्कार कब? 1965-66 ईस्वी में किसे मिला था? 1965-66 ईस्वी में रामप्रसाद सोनी किसे मिला? रामप्रसाद सोनी को मिला। नेक्स्ट बात करें तो 2015 ईस्वी में, लिखिए 2015 ईस्वी में किसे मिला? तो 2015 ईस्वी में महेश राज सोनी को कैसा पद्मश्री पुरस्कार मिला? लिखिए महेश राज सोनी को पद्मश्री पुरस्कार। कौन सा? पद्मश्री पुरस्कार। नेक्स्ट 2017 ईस्वी में विजय कुमार सोनी को, लिखिए 2017 ईस्वी में किसे? विजय कुमार सोनी। लिखिए विजय कुमार सोनी को इस कला के लिए राष्ट्रपति सम्मान से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति सम्मान किसे मिला था? विजय कुमार सोनी को। तो थेवा कला पर 2002 ईस्वी में 5 रुपए का डाक टिकट जारी हो चुका है। लिखिए 2002 ईस्वी में, 2002 में 5 रुपए का डाक टिकट जारी हो चुका है। तो कौन सी कला पढ़ रहे हैं? थेवा कला पढ़ रहे हैं। मुख्य क्षेत्र कौन सा है? तो मुख्य क्षेत्र की बात की जाए तो कौन सा है? प्रतापगढ़। कौन सा है? प्रतापगढ़। तो यह कला विश्व में प्रतापगढ़ तक ही सीमित है, क्योंकि यह पुरुष प्रधान कला है। तो थेवा कला के लिए पहला राष्ट्रपति पुरस्कार कब दिया गया? तो 1965-66 ईस्वी में रामप्रसाद सोनी को मिला। 2015 ईस्वी में महेश राज सोनी और पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। 2017 में विजय कुमार सोनी को। नेक्स्ट बात की जाए तो किसे मिला? विजय कुमार सोनी को राष्ट्रपति सम्मान मिला। कौन सा राष्ट्रपति सम्मान? तो 2002 में 5 रुपए का डाक टिकट जारी हो चुका है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, आगे हमें कल पढ़ना है मीनाकारी कला पढ़ेंगे।